नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो राजस्थान के झालावाड़ से आ रही है। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूली बच्चों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक स्कूल की छत गिरने की खबर है जिसमें 5 बच्चों की मौत हो गई है, यह सूचना है। जबकि 30 से अधिक बच्चे घायल बता रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पीपलोदी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत अचानक गिर गई। क्लास में मौजूद छात्र इसके नीचे दब गए। जानकारी के मुताबिक क्लास के अंदर करीब 60 बच्चे मौजूद थे। हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां एक हादसा हो गया है। 5 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। 30 बच्चे गंभीर भी बताए जा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ की यह घटना है जहां स्कूल का छत गिर गया, बच्चे उसके अंदर थे और वह सब इसकी चपेट में आ गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सांवरिया इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रूप, बेहद ही दर्दनाक खबर है। कई मासूमों की जान चली गई। इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हुआ? क्या कुछ अपडेट है? किसकी लापरवाही है? देखिए कुणाल, यहाँ पे जो है प्रथम दृष्टया अगर बात करूं मैं इस हादसे की, तो जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जो थी वो जर्जर अवस्था में थी। लगातार जो है पिछले समय से बारिश होने के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है वो बिल्डिंग धराशायी हो गई अचानक। और ये आज सुबह 8 बजे की घटना है। 8 बजे के बाद जैसे ही जो वो धमाका हुआ तो आसपास के ग्रामीण लोग जो है मौके पे पहुंचे और बच्चों को जो है जैसे तैसे उस मलबे से निकाला गया। और कई प्रयास जो है स्थानीय लोगों ने वहां पे करके उन बच्चों को, जहां 5 की मौत हो गई, 30 घायल है, गंभीर घायलों को जो है जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। तो हालात जो है यहाँ पे विकट है और आसपास के लोगों ने काफी हिम्मत दिखाते हुए बड़ी घटना को जो है कहीं ना कहीं जो है बच्चों को बचाव का पूरा कार्य किया। मौके पे फिलहाल अगर मैं बात करूं तो प्रशासन पहुंच चुका है। लगातार जो है चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये जो है क्षेत्र है, झालावाड़ क्षेत्र की बात में यहाँ करें तो लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस पर ट्वीट करके जो है हालातों का जायजा लिया और ट्वीट करके जो है मृतकों को जो है परिजनों से संवेदना व्यक्त की है। जी कुणाल। जी, बहुत धन्यवाद आपका रूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी हुई आ रही है, जहां बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। पहले 4 दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला। आज भी माहौल के कुछ वैसे ही रहने के आसार लग रहे हैं। लगातार विपक्ष के लोग काले कपड़े पहनकर एसआईआर को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी एसआईआर पर बिहार से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन विरोध मार्च निकाले गए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने वोटर रिवीजन की समीक्षा के लिए यात्रा निकाली है, जिसमें घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। उधर चुनाव बॉयकॉट के मुद्दे पर अकेले पड़ते दिखाई दे रहे तेजस्वी यादव, कांग्रेस और सीपीआई ने चुप्पी साधी हुई है, जिससे राष्ट्रीय जनता दल मुश्किल में नजर आ रही है। वहीं गुरुवार को बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच जमकर नोकझोंक हुई, तीखी बहस हुई। सदन में सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को कहा कि जिसका पिता अपराधी हो वो क्या बात करेगा। इस पर तेजस्वी ने कहा कि मुझे गाली दी गई है, मैं अपराधी का बेटा हूं, तो मुझे गोली मार दो या गिरफ्तार करो। इससे पहले तेजस्वी ने सम्राट चौधरी से कहा था कि तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। दानिश, लगातार हंगामा बरपा हुआ है पटना विधानसभा में, ऐसे में अब आज आखिरी दिन है, क्या उम्मीद जताई जा रही है? और विपक्ष जितनी भी जवाब मांग रहा है उसे मिल नहीं रहा है, कैसे रहने के आसार है आज के सत्र के आखिरी दिन के?
जी कुणाल, देखिए अभी सभी विधायक जो है विधानसभा पहुंचने लगे हैं और सभी फिर से जो है काला कपड़ा पहन के ही विधानसभा पहुंच रहे हैं। और ऐसे में एसआईआर को लेकर जो और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष आज भी जो है हंगामे कर सकती है। साथ ही साथ जो है कल जो सभापति और तेजस्वी यादव में जो बयानबाजी और नोकझोंक जो हुई थी उसको लेकर भी जो है आज विपक्ष जो है हंगामा कर सकती है। साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा जो सवाल मांगे किए जा रहे हैं, इस पर जो सत्ता पक्ष का जवाब मिल रहा है उससे विपक्ष कहीं ना कहीं अपने आप को बता रहा है कि हम संतुष्ट नहीं है वो जवाब से। तो इस पर भी जो है आज देखिए कि आज विपक्ष जो है अपने एक अलग रूप में नजर आ सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में सामने आए LUCC चिटफंड घोटाले के मामले में उत्तराखंड के 4 सांसद, हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने घोटाला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। सांसदों ने उत्तराखंड के हजारों गरीब और ग्रामीण निवेशकों की मेहनत की कमाई को ठगने वाले LUCC प्रमोटर्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आग्रह किया है कि इन अपराधियों को इंटरपोल की मदद से भारत लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय और उनकी धनराशि की वापसी सुनिश्चित हो सके। इस घोटाले में शामिल लोगों को सख्त सजा दिलाकर भविष्य में इस प्रकार की ठगी को रोका जाना बहुत ज़रूरी है। गृह मंत्री शाह ने कहा है और प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को उनके कृत्य की सज़ा मिलेगी। यह मामला केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि आम जनता के विश्वास से जुड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी पहले ही इस मामले की CBI जांच कराने की अनुमति दे चुके हैं। योगेश सेमवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, चिटफंड घोटाला, खैर बात तो इस बार उत्तराखंड की है, लेकिन देश के कई राज्यों में ऐसे कई घोटाले हुए हैं। मांग हमेशा से की गई है कि इसको रोका जाए, कार्रवाई की जाए, लेकिन ये चलता रहता है। ताज़ा मामला उत्तराखंड का है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस पूरी खबर पर, और जो सांसदों का दल मिला है उसमें क्या आश्वासन मिला? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तराखंड जिसका अगर GDP देखा जाए तो वो इतना ज्यादा नहीं है, उस प्रदेश में छोटा सा एक प्रदेश तो उसमें 800 करोड़ रुपए का घोटाला एक कंपनी करके भाग गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि स्थानीय इसमें बहुत ज्यादा जुड़े थे, एक तरह से अगर देखा जाए तो एक LIC का विकल्प देने की ये बात कर रही थी कि आप हम तो पैसे जमा कीजिए, हम आपको इस पर प्रॉफिट देंगे, हम इस पर ब्याज देंगे, और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े। और उसके बाद लोगों ने क्या किया कि अपने जितने भी रिश्तेदार हैं या फिर लोग हैं उनसे पैसे इकट्ठा शुरू किए, क्योंकि वो एजेंट बन गए एक तरह से। और जब पता चला, अभी 6 से 7 महीने पहले पता चला कि कंपनी जो है वो फरार हो गई है, उसके बाद जो एजेंट उनसे जुड़े हुए थे उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग उनके घर में पहुंच गए हैं, लोग पैसों की मांग करने लगे और इसके बाद धरना प्रदर्शन, सरकार से मांग, ये सारी चीजें चलने लगी। अब जिस तरह से ये बात पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंच गई, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परसों इस पर CBI जांच की बात जो है वो कह दिया। उन्होंने आदेश दे दिए कि इसकी CBI जांच की जाएगी, आखिर ये घोटाला हुआ कैसे, क्या किया गया। लेकिन इतना है कि अभी जिन लोगों ने किया, जो कंपनी के मूल मालिक थे, वो तो यहाँ से भाग चुके हैं। बात करें तो बताया जा रहा है कि विदेश भाग चुके हैं। लेकिन इतना है कि उत्तराखंड में 800 करोड़ का घोटाला, तो एक छोटे से प्रदेश में, और आम लोग इसमें बहुत ज्यादा है फंसे हुए हैं, क्योंकि जो एजेंट थे वो लोकल थे और अब उन लोगों को लोग परेशान कर रहे हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए थे। बहुत धन्यवाद योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी हुई, जहां झारखंड कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और विश्वविद्यालयों में VC की नियुक्ति का अधिकार अब राज्य सरकार को दे दिया है। अब इस पर सियासत भी तेज होने की संभावना है। हेमंत सोरेन सरकार के फैसले के मुताबिक झारखंड के विश्वविद्यालयों का अब अपना यूनिवर्सल एक्ट होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। अब एक एक्ट में राज्य के 13 विश्वविद्यालय आ जाएंगे। एक्ट के तहत कुलपति यानी वाइस चांसलर, प्रति कुलपति यानी प्रो वाइस चांसलर और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अब राज्य सरकार करेगी।
कैबिनेट में हुए निर्णय के अनुसार झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का भी गठन किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और प्राचार्यों की नियुक्ति होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग एक्ट थे, अब सभी के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट होगा। इसमें स्वास्थ्य और कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अलग रखा गया है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के चांसलर तो बने रहेंगे, लेकिन विश्वविद्यालयों के वीसी, प्रो वीसी और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। अब तक राजभवन से ही वीसी, प्रो वीसी की नियुक्ति होती थी। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी अजय, लगातार कई बार राज्यपालों पर यह आरोप लगता रहा है कि केंद्र के इशारे पर वीसी, प्रो वीसी की नियुक्ति की जाती है। अब ऐसे में झारखंड का यह बड़ा, कड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले के बारे में भी बताइए और अन्य प्रस्तावों के बारे में भी जिसमें स्वीकृति मिली। देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि कल जो है वो झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें 21 प्रस्तावों पर जो है मुहर लगी थी। उसमें दो जो अहम जो फैसले हैं कि उसमें अब जो है झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें अमूमन ऐसा होता था कि राज्यपाल जो है अब तक जो है विश्वविद्यालय के प्रो वीसी, वीसी के इत्यादि के जो है वो नियुक्ति करते थे, लेकिन अब जो होगा इस गठन के बाद से अब इसकी नियुक्ति जो होगी वो विश्वविद्यालय आयोग करेगी। इनका इसमें है जो आया है कि राज्य विश्वविद्यालय के लिए अब सिंगल अम्ब्रेला एक्ट लागू होगा। यानी अमूमन तो पहले ऐसा होता रहा है कि राज्यपाल जो है इन सारे संवैधानिक पदों की नियुक्ति करते थे, लेकिन अब जो होगा वो अब इसका विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा। जो चूंकि 1 तारीख से जो विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसमें जो है इसकी मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को लिया जाएगा। एक और जो है वो अहम फैसला हुआ है कि जो अटल मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जो रूरल में जो स्लम एरिया होते हैं उसमें अटल मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था। अब जो है इसका नाम बदलकर जो है मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक का इसका ये दिया गया है, नाम दिया गया है। एक और जो है जो राज्य में जो है पुलिस सेवा भर्ती नियमावली 2025 को लागू कर दिया गया है। एक और भी अहम फैसला हुआ है कि दलित आदिवासी मामलों में जो है सुनवाई के लिए एक डाल्टनगंज में एक विशेष कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और जी ठीक है अजय, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले परिषदीय स्कूलों के विलय के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने अगले आदेश तक सीतापुर जनपद में मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। सीतापुर में भी 210 विद्यालयों में सिर्फ 14 विद्यालयों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। सीतापुर जिले के कई परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों और अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों के विलय करने से बच्चों की पढ़ाई, पहुंच और सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर छात्रों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें स्कूलों के मनमाने विलय पर आपत्ति जताई गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने याचिकाओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने यह कहा है कि अगली सुनवाई तक विलय की प्रक्रिया पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। इस आदेश का मतलब है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक सीतापुर के कई प्राथमिक स्कूल को विलय की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने सीतापुर छोड़कर यूपी के 5000 स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाने से इनकार किया है। विशेष संवाददाता आनंद सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, इस फैसले के अब क्या मायने हैं, क्योंकि एक तरफ अभिभावकों की शिकायत है कि मर्जर से कई नकारात्मक असर पड़ सकता है बच्चों पर, पहुंच को लेकर के, स्कूल की संख्याओं को लेकर के, और यूपी सरकार के अपने तर्क है। इस फैसले पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या है यह फैसला? बिल्कुल, देखिए कुणाल, जो ये मर्जर की बात है जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है, और सीतापुर के 14 जो स्कूल हैं, 210 में से 14 स्कूल, उनको छोड़कर बाकी जो
मर्जर पर किसी तरह की रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो सरकार जो सोच रही है कि व्यवहारिक रूप से जो करना चाह रही है स्कूलों को मर्ज करके वो उसका काम जारी रहेगा। 21 तारीख को अगली सुनवाई होनी है और 21 तारीख को जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 21 तारीख को हो सकता है कि इस बात पर सुनवाई हो कि जो स्कूलों का मर्जर होगा उसकी संवैधानिक वैधता क्या है और उसके व्यवहारिक प्रभाव, यानी जो स्कूल मर्ज होंगे तो उसका व्यवहारिक प्रभाव क्या होगा। जो सरकार कह रही है कि उनकी कोशिश ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए और जो संसाधन है उसका अधिक से अधिक लोग बच्चे इस्तेमाल कर सके, अधिक से अधिक इस्तेमाल उसका प्रयोग किया जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर जो सरकार की सोच है कि जो स्कूल 50 से कम बच्चों वाले हैं या जो तमाम दूसरी दिक्कतें स्कूलों में होती है उनको खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है और यही चीज को अपना पक्ष सरकार कोर्ट में रख ही रही है। हालांकि मोटे मोटे तौर पर स्थिति यही है कि 14 जो स्कूल हैं प्राइमरी के सीतापुर में, उनको छोड़कर बाकी हर जगह पर मर्जर को लेकर किसी तरह की कोई रोक सरकार की तरफ से नहीं लगाई। ठीक, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश सरकार द्वारा फर्रुखाबाद जिले के 351 प्राथमिक सरकारी स्कूलों को बंद करने के निर्णय पर अब राजनीतिक और सामाजिक विरोध खुलकर सामने आने लगा है। बीजेपी नेता और समाजसेवी विकास राजपूत ने इस फैसले को गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के साथ सीधा अन्याय बताया है। सरकार से विनम्र अपील की है कि इस निर्णय पर विचार किया जाए। राजपूत ने कहा कि सरकारी स्कूल कोई साधारण भवन नहीं होते, ये गांव के बच्चों के सपनों की शुरुआत होते हैं। इन्हें बंद करना केवल एक निर्णय नहीं बल्कि उनके भविष्य को अंधकार में ढकेलना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे पार्टी के अनुशासन में रहते हुए भी बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। सरकार द्वारा जो स्कूलों को मर्जर की व्यवस्था करी गई है उसके लिए ज्ञापन दिया है कि उस पर पुनर्विचार किया जाए। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पे हमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। आए दिन आप लोगों के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को भी देखने को मिलता है। कहीं स्कूलों में पानी भरा हुआ है, कहीं पे बेंच की व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बस यही आग्रह करूँगा कि आप अगर व्यवस्था वहाँ पे सही करवा देंगे तो अपने आप वहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। आज जो 50 संख्या है या 40 है या 20 है वो अपने आप स्वतः बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर फर्नीचर होगा, अच्छी सुविधाएं होंगी तो बच्चे स्वतः जाना पसंद करते हैं स्कूल में। जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ कोई नहीं बैठना पसंद करता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से सटे देवरिया जिले में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें खंड विकास अधिकारी ने अपने ट्रांसफर होने के बाद भी पूर्व में तैनात पद का दुरुपयोग करते हुए लाखों का भुगतान कर दिया है, जिसकी शिकायत लिखित रूप में होने के बाद विकास भवन में अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं सीडीओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरा मामला जनपद के भटनी ब्लॉक खंड के निवर्तमान खंड विकास अधिकारी परशुराम राम का है और यह बड़ा कारनामा सामने आया है। 11 जुलाई को उनका तबादला भटनी के तरकुलवा ब्लॉक कर दिया गया। इसी दिन नवनियुक्त बीडीओ संतोष कुमार ने भटनी ब्लॉक का कार्यभार भी संभाल लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच परशुराम राम ने ट्रांसफर के बावजूद 25 लाख रुपए से अधिक की सरकारी राशि फर्मों को भुगतान कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वर्तमान बीडीओ संतोष कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने डीडीओ को जांच सौंपी है। बड़ा सवाल यह उठता है कि जब परशुराम राम ट्रांसफ़र उनका हो चुका था तो किसके संरक्षण में उन्होंने यह भुगतान किया, और विकास भवन में इस खुलासे के बाद अफसरों में हड़कंप मच गया है। वहीं निवर्तमान खंड विकास अधिकारी परशुराम राम का कहना है कि वह पटना में निजी कार्य से रुके थे और जब तक उन्होंने चार्ज नहीं दिया तब तक कार्यवाही करना उनका अधिकार था। उन्होंने कहा अगर मैंने कुछ गलत किया है तो जांच में सब साफ हो जाएगा। ये प्रकरण हमारे नॉलेज में आया है, इसमें हम जांच कर रहे हैं। कोई अगर अनियमितता होती है तो कार्रवाई होगी। क्या प्रकरण आया जाता है? यही कि बाद में पेमेंट हुआ है। सर वहाँ कौन थे पोस्ट? सब पूरी बात कौन पोस्ट से क्या थे? नहीं, नई वीडियो ने मैटर हमारे नॉलेज में लाए हैं तो उसमें हम जांच कर रहे हैं। मथुरा में भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के खिलाफ विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है। अब मथुरा बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया
और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। बार एसोसिएशन परिसर में जुटी महिला अधिवक्ताओं ने महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अनिरुद्धाचार्य माफी मांगो, नारी शक्ति का अपमान बंद करो जैसे नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। महिलाओं को लेके थोड़ी सी वीडियो में बोला था कि मतलब 14 वर्ष की महिलाएं उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और उसके बाद 25 साल तक उनकी शादी होनी चाहिए। वो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। आप भागवताचार रहे हैं या फिर महिलाओं के विरुद्ध कर रहे हो। अधिवक्ताओं द्वारा एक प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दिया गया है और उनको एक वीडियो भी दिखाई गई है। उसके बाद ही मुझे वीडियो देखने को मिली। उसमें जो बार एसोसिएशन कार्यालय में महिलाओं द्वारा दिया गया दलाल द्वारा, उसमें जिस तरह की वक्तव्य उन्हें भागवताचार्य होते हुए महिलाओं के प्रति कहे गए हैं वो अत्यंत अशोभनीय है और निंदनीय है। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के शीतला सराय गांव में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया और अपनी प्रेमिका से मिलने के बाद दोनों की जबरन शादी करा दी। गजरौला थाना क्षेत्र के शीशोवाली गांव का 22 वर्षीय प्रेम सिंह उर्फ लाला बुधवार को अपनी प्रेमिका सावित्री से मिलना शीतला सराय आया था, जो उसके गांव से 65 किलोमीटर दूर है। प्रेम सिंह अपनी प्रेमिका को आदमपुर के शिव मंदिर पर लगने वाले सावन माह की शिवरात्रि के मेले में ले गया था। देर रात जब वह प्रेमिका को छोड़कर जाने लगा तो ग्रामीणों और परिजनों ने उसे पकड़ लिया और घर ले आए। सूचना मिलने पर प्रेमी के परिजन भी प्रेमिका के गांव पहुंचे। करीब 2.5 घंटे तक चली पंचायत के बाद तय हुआ कि दोनों की शादी कराई जाएगी, जिस पर दोनों पक्ष राजी हो गए। गांव के शिव मंदिर में पूरे रीति रिवाज से फेरे कराए गए। जिससे शादी कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो या कोई दबाव में करा रहे हो? अपनी मर्जी। जोर से बोलो आप। कोई दबाव तो नहीं है किसी का? किसी की जबरदस्ती ना, अपनी मर्जी से कर रहे हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।